जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंत यादव, आप देख रहे हैं एंड इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज बात करेंगे कोल्ड वॉर के बाद की ईस्ट एशिया के हालात के बारे में। दोस्तों, कोल्ड वॉर के बाद से ही ईस्ट एशिया काफ़ी शांत रहा था और 1989 के आसपास जब यूरोप में, साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लेटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर युद्ध और इंस्टेबिलिटी चल रहे थे, उस समय भी इस इलाके में ना तो वॉर लड़ा जा रहा था और छोटे मोटे घरेलू प्रॉब्लम्स को छोड़ भी दिया जाए ना तो कोई बड़ा विवाद नहीं था। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि इस इलाके में मेनलैंड में यूएसए का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था और चाइना अपने आप में यूएसए के सामने एक बहुत बड़ा विरोध था। दोस्तों, यह भी साफ दिख रहा है, जिन भी इलाके में यूएसए मजबूत था या उसका प्रभाव था, वहीं पे वॉर चल रहे थे, इनस्टेबिलिटी चल रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई थी। ठीक उसी समय ईस्ट एशिया इकोनॉमिकली अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा था या दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। इस इलाके के समुद्र में जहाँ यूएसए बहुत ज़्यादा मजबूत था या कहें आज भी बहुत मजबूत है, वहीं ज़मीन पर चाइना डोमिनेट करता है। इस कारण से शक्ति का जो संतुलन बनता है, वही संतुलन इस इलाके को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, यूएसए की इस इलाके से दूरी और आसपास के क्षेत्र में चाइना की डोमिनेंस या क्षेत्र की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ने यूएसए की पैन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजी थी ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दिया था। पान अमेरिकाना बेसिकली पान ब्रिटेन का से इंस्पायर एक टर्म है, जिसके तहत यूएसए ने इसे विश्व शांति के नाम से प्रकट किया था। लेकिन यह विश्व को डोमिनेट करने की योजना थी, ठीक वैसे ही समुद्र के रास्ते से जैसे 21वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सामने जहां फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि की नेवल पावर्स थीं, वहीं यूएसए की नेवी 21वीं शताब्दी में इतनी मजबूत थी कि वह पूरी दुनिया की नेवी से अकेले ही टकरा सकती थी। और इसी पान अमेरिकन के तहत यूएसए ने ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ यह बताना भी इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट एशिया की जो मेरीटाइम चेन है ना, वह जापान के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मलेशिया के साउथ ईस्ट तक जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री वाटर को डोमिनेट करती है और इस इलाके में अमेरिकन प्रभाव को बढ़ाती है। और बहुत सारे द्वीपीय देश जैसे इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया की सिक्योरिटी को भी यूएस नेवी इंश्योर कर सकती है। और ताइवान को हम कैसे भूल सकते हैं, जबकि यह लाभ लैंड पावर चाइना को नहीं है। इस कारण चाइना ईस्ट एशिया में जहां लैंड को डोमिनेट करता है, वहीं समुद्र को यूएसए और शक्ति संतुलन बना रहता है। और यही शक्ति संतुलन इस इलाके को विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर बनाता है और यह सिक्योरिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से चली हुई है। इस क्षेत्र में दोस्तों, सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के आखिरी दशकों में या कहें आखिरी दशक में नेसेंट पैसिफिक फ्लीट की सहायता से यूएस को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्द ही मॉस्को के पास फंड्स की कमी होने लगी और सोवियत यूनियन यूएसए का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन वक्त का फायदा उठाकर रशिया ने अपने नेवल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप कर ली, जो आज भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट के लिए हथियार बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। कोल्ड वॉर के बाद से इस क्षेत्र में कोई नई नेवल पावर उभर नहीं आ सकी और यूएसए क्षेत्र की सबसे बड़ी नेवल पावर बनी रही। जापान को उभार अक्सर महसूस किया जाता है। जापान ने कई फ्लीट तैयार किए हैं, लेकिन जापान सिर्फ यूएसए की छाया में ही नज़र आता है और आने वाले दशकों में भी उसके इंडिपेंडेंट पावर बनने की किसी भी तैयारी पर एक शक का क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। या सच कहें, जापान कोई नई सुपर पावर नहीं बनने वाला है। जबकि जापान ने टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली अच्छा खासा विकास किया है। यूएसए जहां ईस्ट एशिया के सबसे बड़ी नेवल पावर है, लेकिन यूएसए को भी वहां पर अकेला सर्वाइव करना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, यूएसए ने गुआम में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखाई और सन 2002 में लॉस एंजल्स क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन वहां पर तैनात कर दी। यह सबमरीन 154 तक प्रिसीजन गाइडेड सी लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तक लॉन्च करने में सक्षम है। और सिर्फ समुद्री पावर ही नहीं दोस्तों, यूएसए ने अपनी एयर पावर भी उस इलाके में बढ़ाई और अगस्त 2002 में कन्वेंशनल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को भी गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर तैनात करना शुरू कर दिया या कई वहां पर डंप करना शुरू कर दिया। इस डंपिंग का बड़ा फायदा दोस्तों यह है कि अगर कल इस इलाके में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, यूएसए को ऑपरेट करना पड़ता है, तो यूएसए के फाइटर्स को अपना पेलोड भर लेने के लिए वापस यूएसए नहीं जाना पड़ेगा। वो गुआम से ही अपने वेपनरी उठा सकते हैं और अपने आप को रिलोड कर सकते हैं। और गुआम से ना सिर्फ ईस्ट एशिया बल्कि यूएसए साउथ ईस्ट एशिया को भी डोमिनेट कर सकता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्षेत्र में जहाँ यूएसए को बढ़त मिली,
वहीं चाइना तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिकल बढ़त के बावजूद भी यूएसए का सामना करने की हालत में आज भी नहीं पहुंच सका है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि लंबे समय तक चाइना, या अभी भी है, रशिया की वेपनरी और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, और उसकी सबसे एडवांस मिसाइल्स भी यूएसए को compete करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैरिटाइम थिएटर में यूएसए से चाइना मीलों पीछे है, जबकि मेनलैंड थिएटर में भी चाइना सिर्फ यूएसए को टक्कर देने की हालत में है, ना कि हर एक तरफा हरा देने की हालत में है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल तो जरूर ही दबाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।